हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। चलिए पहले आपसे एक सवाल करते हैं, आपके हिसाब से नॉर्थ इंडिया ज्यादा बेहतर है या फिर साउथ इंडिया। आप में से ज्यादा लोगों का जवाब शायद होगा कि साउथ इंडिया ही नॉर्थ इंडिया से ज्यादा बेहतर है। आज के समय में साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया के मुकाबले ज्यादा विकसित नजर आता है। साउथ इंडिया का लिटरेसी रेट भी ज्यादा है। वहीं समाचारों और मीडिया में भी साउथ इंडिया के राज्यों को बेहतर राज्य दिखाया गया है, तो वहीं नॉर्थ इंडिया की ज्यादातर खबरें नेगेटिव होती हैं। कहीं गोलाबारी तो कहीं बलात्कार की घटना, तो कहीं पर मर्दों द्वारा शराब पीकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट की घटना। इस तरह की खबरें नॉर्थ इंडिया के बारे में ज्यादा दिखाई जाती हैं। तो क्या ऐसा मान लेना चाहिए कि असल में साउथ इंडिया ही नॉर्थ इंडिया से ज्यादा बेहतर है, या फिर ये सिर्फ एक वहम है जो मीडिया द्वारा लोगों के दिमाग में क्रिएट कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो ये सिर्फ एक मनोकल्पना नहीं है, बल्कि ऐसे कई तथ्य हैं जो ये साबित करते हैं कि साउथ इंडिया वाकई में नॉर्थ इंडिया से ज्यादा बेहतर है। लेकिन आखिर क्यों है? क्यों दक्षिण भारत के राज्य आज विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़े हैं, तो वहीं उत्तर भारत के राज्य जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार हर क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। आज की इस वीडियो में भी हम इसी बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों साउथ इंडिया के स्टेट्स नॉर्थ इंडिया से बेहतर हैं। क्या कारण है कि साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया के मुकाबले तेजी से विकास हुआ है, और क्या आने वाले समय में नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया की बराबरी कर सकता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो ये बात साबित करते हैं कि वाकई में साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से ज्यादा बेहतर है। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच पॉवर्टी रेट में एक बहुत बड़ा अंतर है। आज के समय में साउथ इंडिया में पॉवर्टी रेट सिर्फ 13% है, तो वहीं उत्तर भारत में ये रेट लगभग 35 से 50% है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों के कई जिलों में तो आधी से भी ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रही है। दोस्तों, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच जीडीपी पर कैपिटा में भी भारी अंतर देखने को मिलता है। साउथ इंडिया के लोगों की पर कैपिटा इनकम 4 लाख रुपए सालाना तक है, तो वहीं नॉर्थ इंडिया में ये आंकड़ा 1 लाख के आसपास ही है। वहीं कुछ जिलों में 50,000 से भी कम की सालाना पर कैपिटा इनकम के साथ लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। एक साल में इतने कम पैसों के साथ गुजारा करना कितना मुश्किल होता होगा। इस बात का अंदाजा आप आज की महंगाई को देखते हुए लगा ही सकते हैं। लिटरेसी रेट के मामले में भी साउथ इंडिया आज काफी आगे है। केरल को भारत का सबसे शिक्षित राज्य माना जाता है। यहाँ की मेडिकल की पढ़ाई भी काफी अच्छी है। आज शायद ही भारत का कोई ऐसा राज्य या फिर बड़ा हॉस्पिटल होगा जहाँ पर केरल और साउथ इंडिया की नर्स अपनी सेवा प्रदान नहीं कर रही होगी। साउथ इंडिया के राज्यों का औसतन लिटरेसी रेट 84% है, जो देश के औसतन लिटरेसी रेट से 10% ज्यादा है। तो वहीं नॉर्थ इंडिया के राज्यों का लिटरेसी रेट 60% के आसपास है। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में नीति आयोग द्वारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग इंडेक्स को आधार मानकर राज्यों का मूल्यांकन किया जाता है। इस सूची में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्य टॉप पर थे, तो वहीं बिहार, झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश और राजस्थान इस सूची में सबसे निचले पायदान पर आते हैं। साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मामले में भी लगभग यही हालत देखने को मिलती है। चलिए अब उन फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं जिनके कारण आज साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से ज्यादा तरक्की कर रहा है। इसके लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटकर अतीत में जाना होगा। भारत में आज तक कई विदेशी शासकों ने आक्रमण किया है। भारत पर आज तक जितने भी आक्रमण हुए हैं वे सभी नॉर्थ इंडिया की तरफ ही हुए हैं, और उनमें से भी ज्यादातर नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्से में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का ज्यादातर हिस्सा हिमालय की चोटियों से घिरा हुआ है, जहां से आक्रमण करना इतना आसान नहीं है। नॉर्थ इंडिया में पहला आक्रमण सन 1500 BC में आर्यंस द्वारा किया गया था। इसके बाद तो एक के बाद एक कई शासकों ने भारत पर हमला किया। इस दौरान साउथ इंडिया पूरी तरह से सुरक्षित था, क्योंकि ज्यादातर शासकों को या तो उत्तर भारत की सेनाएं रोका करती थीं, या फिर वह सिर्फ मध्य भारत तक ही प्रवेश करते थे। साउथ इंडिया में पहला आक्रमण 13वीं शताब्दी में खिलजी डायनेस्टी द्वारा किया गया था। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में पहले आक्रमण के बीच लगभग 2800 सालों का गैप रहा है। इस दौरान साउथ इंडिया को आगे बढ़ने के बहुत से मौके मिले। वहीं उत्तर भारत में कभी राजपूतों तो कभी अन्य शासकों के बीच लड़ाई जारी रही। इसके बाद मुगलों ने भारत पर राज किया, और उन्होंने भी ज्यादातर समय उत्तर भारत में ही व्यतीत किया और दिल्ली और आगरा जैसे राज्यों को भारत की राजधानी बनाए रखा। उस समय भी साउथ इंडिया के कई राज्य स्वाधीन रहे थे। किसी भी देश या राज्य के विकास में व्यापार की भूमिका काफी अहम होती है। साउथ इंडिया को हमेशा से ही कोस्टल एरिया होने का फायदा मिला है, जिसकी वजह से विदेशों के साथ व्यापार करने में आसानी रही है। वहीं नॉर्थ इंडिया के पास व्यापार के लिए सिर्फ सिल्क रूट हुआ करता था। उस रूट पर ज्यादातर चीनी लोगों और अरब शासकों का राज रहता था। इस वजह से सिल्क रूट का फायदा उत्तर भारत को ज्यादा नहीं मिल पाता था। वहीं साउथ इंडिया के सभी राज्यों के पास अपनी बड़ी कोस्टल लाइन है, जहाँ से वे आराम से स्वतंत्र होकर व्यापार किया करते थे।
पुराने जमाने से लेकर आज तक भी साउथ इंडिया से ही भारत का ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड होता है। आज के समय में 95% व्यापार समंदर के द्वारा ही किया जाता है। वहीं मूल्य के आधार पर 70% ट्रेड साउथ इंडिया के कोस्टल एरिया से होता है। अंग्रेज जब भारत आए थे तो सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। उन्होंने भी सबसे पहले आकर बॉम्बे, कलकत्ता, सूरत और चेन्नई जैसे उन राज्यों का रुख किया जहाँ से वे बड़ी मात्रा में आसानी से व्यापार कर सकते थे। नॉर्थ इंडिया की तरफ अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को मजदूरी के लिए इस्तेमाल किया या फिर उन्हें ब्रिटिश सेना में शामिल कर लिया गया। उस समय भी सारा विकास कोस्टल रीजन के आसपास वाले इलाकों में ज्यादा देखने को मिला। दक्षिण भारत और उत्तर भारत के राज्य में राजनीतिक तौर पर भी बड़ा अंतर देखने को मिलता है। आजादी के बाद से अब तक साउथ इंडिया में ज्यादातर रीजनल पार्टीज की सरकार रही है, तो वहीं उत्तर भारत में नेशनल पार्टीज का दबदबा रहा है। किसी भी राज्य के विकास में वहाँ की रीजनल पार्टी ज्यादा अच्छे से सोच पाती है। वहीं नेशनल पार्टी सिर्फ अपने मतलब के लिए राज्यों की सरकारों को इस्तेमाल करती है। साउथ इंडिया में लोग विकास के नाम पर वोट करते हैं। वहाँ पर जितने भी बड़े राजनेता हुए हैं उन्होंने हमेशा विकास और अच्छे कामों के नाम पर वोट मांगा है, और जो भी वादे उन्होंने किए थे वो सभी जनहित को ध्यान में रख कर किए गए थे। उन वादों में हिंदू, मुसलमान, अमीर गरीब का कोई भी भेदभाव नहीं था। वहीं नॉर्थ इंडिया में राजनीति को सांप्रदायिकता फैलाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता रहा है। ज्यादातर नॉर्थ इंडिया के लोग अपनी जाति और समुदाय के लोगों को वोट देने की बात करते हैं। यहाँ राजनेताओं के एजेंडा में विकास की बात कहीं नहीं लिखी होती। लोगों को मुफ्त में चीजें बांटने की बात कही जाती है, तो कहीं पर मंदिर मस्जिद बनवाने की बात की जाती है। इन सब के बीच विकास की बात कहीं गुम हो जाती है। इन सब से जनता को कोई लाभ नहीं मिलता। साउथ इंडिया में सांप्रदायिकता की बात पर या धर्म के नाम पर कभी कोई खास दंगे देखने को नहीं मिले। वहीं उत्तर प्रदेश इस मामले में पूरे अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहा है। वहाँ कोई भी इलेक्शन बिना मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान की बात किए बगैर पूरा ही नहीं होता। लेकिन साउथ इंडिया के राज्य साथ मिलकर काम करने पर विश्वास रखते हैं। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के कल्चर में भी बड़ा अंतर देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा जैसे राज्य के लोग थोड़ा सा पैसा हाथ में आते ही शो ऑफ करने लगते हैं। इन राज्यों में लोग शादियों में लाखों रुपए खर्च करते हैं। पैसे न होने पर उधार लेकर लोग शादी ब्याह करते हैं। वहीं साउथ इंडिया में शादगी बेहद ही सादगी से की जाती है। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच पॉपुलेशन भी एक अहम मुद्दा रहा है। पुराने जमाने में ज्यादातर लोग नॉर्थ इंडिया में रहना पसंद करते थे, क्योंकि यहाँ पर गंगा के आसपास की नदी खेती बाड़ी के लिए काफी अच्छी और उपजाऊ मानी जाती थी। वहीं साउथ इंडिया का मौसम और खेती बाड़ी के लिए कम जगह होने के कारण कम लोग ही साउथ इंडिया में रहा करते थे। इसी वजह से नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई, और जिस जगह की जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ेगी उस जगह का विकास उतनी ही धीमी गति से होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि संसाधनों का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या में इजाफा होता है और सभी को पर्याप्त मात्रा में सुविधा नहीं मिल पाती। साउथ इंडिया में महिलाएं समान रूप से पुरुषों के साथ हर फील्ड में आगे रही हैं, फिर चाहे वो पढ़ाई लिखाई की बात हो या फिर घर से बाहर निकलकर काम करने की बात हो। साउथ इंडिया में महिलाओं को काम करने की आजादी मिलती रही है, और वैश्विक स्तर पर यह बात देखी जा चुकी है कि जिन देशों और राज्यों में महिलाएं सक्रिय रूप से आगे रहती हैं, उस जगह की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है, क्योंकि महिलाएं भी अपने कंधों पर कुछ बोझ उठाना जानती हैं। वहीं नॉर्थ इंडिया में महिलाओं को पढ़ने लिखने की आजादी कम मिली है। महिलाओं का घर से बाहर निकलकर काम करना अच्छा नहीं माना जाता। इन सब वजहों के कारण ही आज साउथ इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है। बेंगलोर शहर को देश का IT हब कहा जाता है। विशाखापट्टनम से लेकर चेन्नई और हैदराबाद तक हर जगह सर्विस सेक्टर तेजी से अपना पैर पसार रहा है। वहीं उत्तर भारत में आज भी ज्यादातर लोग खेती बाड़ी पर ही निर्भर हैं। हालांकि यहाँ तक पहुँचना साउथ इंडिया के लिए इतना आसान नहीं रहा है। इसके लिए साउथ इंडिया के राज्यों ने कड़ा संघर्ष किया है। केंद्र सरकार की ओर से हमेशा ही नॉर्थ इंडिया को ज्यादा फंड मिलता रहा और साउथ इंडिया को कम फंड में ही संतुष्टि करनी पड़ती है। इसकी वजह नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच जनसंख्या का अंतर बताया जाता है। ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश को सरकार की ओर से ज्यादा मदद मिलती है। इसके अलावा साउथ इंडिया में पीने का पानी एक बड़ा मुद्दा है। नॉर्थ इंडिया के मुकाबले साउथ इंडिया में पीने के पानी के स्रोतों और नदियों की कमी है। वहाँ ना तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बहती हैं और ग्राउंड वाटर भी लगातार जो है वो कम होता जा रहा है। इन सब चैलेंजेस के बीच साउथ इंडिया ने जो विकास किया है वो काबिले तारीफ है। लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान स्थिति जो है वो धीरे धीरे बदलने लगी है। नॉर्थ इंडिया के राज्य भी तेजी से अब विकास कर रहे हैं। यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। दिल्ली NCR बड़े सर्विस सेक्टर के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। राजनीतिक तौर पर भी अब स्थिरता देखी जा रही है। ऐसे में आने वाले 1 या 2 दशक में अगर नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया से बेहतर बन जाए कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी।
दोस्तों ये वीडियो हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाई है। असल में तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया नाम की कोई चीज है ही नहीं। भारत हमेशा से एक रहा है और एक ही रहेगा। हर राज्य की यहाँ अपनी एक अलग पहचान रही है और इसीलिए भारत को विभिन्नताओं में एकता वाला देश कहा जाता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।